नहीं कहा कि ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया है, इसकी जानकारी मैंने दी। को माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट संदेश है कि हम अपने 9 साल के यहाँ कार्यों का लेखा जोखा देने जनता के बीच में जाएंगे, वही जनता का आभार व्यक्त करेंगे कि जिनके आशीर्वाद और समर्थन के बल पर हम इस देश की सेवा कर पाए हैं। साथ ही साथ जब हम लोग 9 वर्षों के अपने कार्यों का लेखा जोखा देने निकले हैं, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का वो शब्द कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी, अब तक जो सरकारें चलती थी, ये 90 साल तक जिन सरकारों ने देश में राज किया, उसने हमेशा एक ही नारा दिया था, हम गरीबी हटाएंगे। लेकिन मैं कह सकता हूँ आज इस घटना के साथ कि लोगों ने गरीबी तो हटाया नहीं, गरीब को जरूर हटाने का काम किया। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया, उसको सिद्धि में बनाने के लिए उन्होंने गरीब के चेहरे में कैसे खुशहाली आए, गरीब के घर का एक एक चीज, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला का गैस हो, चाहे महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे आयुष्मान भारत के माध्यम से इस देश के करोड़ों लोगों को जो स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है, उसमें स्वास्थ्य बीमा की योजना हो, चाहे आपदा की घड़ी में फ्री वैक्सीनेशन हो, चाहे उसी आपदा की घड़ी में जब एक मजदूर वर्ग, गरीब परिवार जो सुबह से शाम तक कमाता है और शाम में उसी का भोजन करता है, उसके लिए अन्य योजना शुरू करना हो। ऐसी अनगिनत योजनाओं की चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो सबसे पहले कहा कि ये सरकार गरीबों की समर्पित थी, तो उसने गरीबी के साथ किन योजनाओं का लाभ दिया, ये मैं आपको बताना जा रहा था। साथ ही साथ मैं आज आपके बीच में जहां केंद्र सरकार की अपनी उपलब्धियां रही, उसको भी जरूर आपके सामने रखूंगा। अब तक जो सरकारें रहती थी, वो हमेशा ये बात होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों में क्या होना। 2014 के पहले भी सरकारें चली, उनके समय में पूरे देश में एक दिन में 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, और नरेंद्र मोदी और माननीय नीतिन गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़कों का जाल बिछा है, और एक दिन में 38 किलोमीटर की सड़कें बन रही है। जो देश में एनएच की संख्या करीब 80,000 किलोमीटर थी, आज नए एनएच यानी पिछले 9 वर्षों में 54,000 किलोमीटर के एनएच बने, और ये 2 लेन सड़कें नहीं है, इसमें कई 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं। क्योंकि मैं भी पथ निर्माण मंत्री रहा हूं कुछ अवधि के लिए बिहार में, मैं समझ सकता हूं कि बिहार में ये नहीं, पूरे देश में सड़कों का क्या महत्व होता है। सड़कों की इस योजनाओं के माध्यम से पूरे एक क्षेत्र का ही नहीं, पूरे समाज का ही नहीं, पूरे उस इलाके का डेवलपमेंट होता है। और आज पूरे देश में सड़कों का अगर जाल बिछा, तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं लाई। आज गति शक्ति योजना की जब चर्चा करते हैं, हम लोगों ने देखा है कई जगहों पे कभी एक ही एरिया में बिजली के तार जोड़ाए जा रहे हैं, उसके लिए रोड जोड़ाई करना, कभी सीवेज का लाइन, कभी ड्रेनेज का लाइन, कभी गैस पाइपलाइन का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि क्यों ना हम इसकी शुरुआत करें कि हम उन योजनाओं को कलेक्टिव रूप से लाए, और उसी लिए उन्होंने गति शक्ति योजना लाया। आज पूरे देश में गति शक्ति योजना से पिछले वर्ष ये योजना शुरू हुई, और 8,000 किलोमीटर के ऐसे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिन योजनाओं से एक ही समय में सारी चीजों की सुविधा उस इलाके में मिल रही है। इस जो इंटरनेशनल कॉरिडोर के रूप में इसको बनाया जा रहा है 8,000 किलोमीटर का, इस 8,000 किलोमीटर के कॉरिडोर में इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप किया जा रहा है। यानी जो इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती थी, उनको शहरों के अंदर जाना पड़ता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हम बड़े शहरों को इस गति शक्ति योजना से कनेक्ट करेंगे और शहर के बाहर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। उस योजना का भी काम पिछले तेजी से चला है। बीच में कई बातें आती थी, जब हमारे ही राज्य में जहां से मैं आता हूँ, कोई भी रेल मंत्री बनता था तो नए रेल ले आता था, ये रेल और शुरू कर रहा हूँ, एक रेल और शुरू कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन पर ध्यान दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं रेलों की गुणवत्ता में परिवर्तन लाऊंगा, जहां रेल के क्षेत्र में सफाई, स्टेशन की सुंदरता, वही पिछले 9 वर्षों में 6,000 किलोमीटर की लाइनों का दोहरीकरण किया गया।
आज रेलों की आवाजाही का सुगम व्यवस्था हुई, लेकिन हमने अत्याधुनिक तरीके से भी रेलवे को किया गया और उसका परिणाम है आप देख सकते हैं कि आज 20 से अधिक वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में दौड़ रही है। आज वो भी देश में देख रहा है जो मेट्रो केवल 5 शहरों में था, कई शहरों में मेट्रो के काम चल रहे हैं। पूरे विश्व में बुलेट ट्रेन की बात होती है, जापान में बुलेट ट्रेन की बात होती है, भारत की कल्पना भी नहीं कर सकता कि बुलेट ट्रेन हम अपना चलाएंगे। भारतीय उपकरण के साथ बनाने वाला भारत पहला बुलेट ट्रेन दिल्ली से अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलने को तैयार हुआ है। ये नए भारत की तस्वीर है। इस नए भारत में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ दिया गया, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी जोड़ दिया। कल तक जो लोग कहते हैं कि शिक्षा में 37 साल लग गए, हमारे कई वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, 37 साल से लग गए इस देश की नई शिक्षा नीति लाने में। इस देश में कितने कंप्यूटर की दुनिया आई, कितने इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया आई, लेकिन हमारी शिक्षा नीति वही पुरानी शिक्षा नीति थी जो 38 साल पहले थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा नीति में बदलाव लाया और एक तरफ जहाँ शिक्षा के क्षेत्र से जो इतिहासकारों ने गलत व्याख्या किया हुआ था, इस देश में लक्ष्मीबाई की चर्चा पैराग्राफ में होती थी और अन्य लोगों की चर्चा लंबे लंबे लेख में होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे आजादी में जितने पूर्वज लगे हैं, हम उनके हर एक के इतिहास का पूरा वर्णन अपने नई पीढ़ी को देंगे और पूरी तरह से आज उसकी व्याख्या हो रही है। जहाँ एक और शिक्षा के साथ में इसमें गुणवत्ता सुधार की बात करते हैं, तो आज के पहले 14 में पहले मात्र 7 एम्स हुआ करता था। आज देश में 21 एम्स में पढ़ाई शुरू हुई है। देश में आईटी की संख्या 11 थी, आज 23 आईआईटी बनकर तैयार है। मैं आज कह सकता हूँ यूनिवर्सिटी की संख्या 700 यूनिवर्सिटी पूरे देश में 2014 के पहले था, आज 1100 कुछ यूनिवर्सिटी पूरे देश में है। तो जहाँ एक और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, वहीं पर शिक्षा में गुणवत्ता सुधार है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप लीजिएगा तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से कमजोर रहा। जब कोरोना का कालखंड आया, ये पीपीटी किट हो या मास्क हो या उसकी दवाइयां कोई भारत में नहीं बनती थी। आज भारत में पीपीटी किट बनता है, आज भारत में मास्क का जो हम लोग फेस मास्क लगाते थे और जितने इक्विपमेंट्स हैं मेडिकल के क्षेत्र के, उस सारे चाहे वेंटिलेटर हो, जो ऑक्सीजन हो, इस सारी चीजों की आज सप्लाई चेन भारत में बनना शुरू हुआ। यानी जब आपदा भी थी उस समय भी चुनौती को अवसर में काम बनता और आज कहीं न कहीं देश मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत हुआ है। और इसी तरह से जो साइंटिस्टों पर भरोसा किया, तो जो देश में कोई भी वैक्सीन आने में 50 साल लगता था, इस देश में कोरोना जैसे महामारी में मात्र 6 महीने के अंदर वैक्सीन आ गया और 214 करोड़ डोज फ्री वैक्सीन के रूप में सभी देशवासियों को मिला। मैं इसलिए इस बात को कह पा रहा हूँ कि पिछले दिनों आपने देखा कि लोग पूछते हैं कि 9 साल में क्या हुआ, कई लोग पूछते हैं कि लाभार्थी योजना क्या है। मैं आज यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि लाभार्थी योजना क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी वो मोदी वैक्सीन पड़ा है जिसमें फ्री वैक्सीन दिया गया है और आप भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक लाभार्थी हैं। मैं इसलिए इन बातों की चर्चा किया कि आज देश में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ये देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जो दिवाली मनाने के लिए सरहद पर जाते हैं सैनिकों के साथ। लोगों ने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि जो देश का सरहद पर सैनिक खड़ा है, दिवाली होली अपना वही मनाता है अपने परिवार को छोड़कर, उसमें उस देश का प्रधानमंत्री जाकर उसके साथ दिवाली मनाएगा, ये कल्पना लोगों ने नहीं की। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने अपने सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए सेना को परिवार का दर्जा केवल गर्व नहीं, परिवार के रूप में जाकर उनके साथ होली और दिवाली मनाया। ये अपने आप में कितना बड़ा विषय है, ये सेना के लोगों से आप पूछ सकते हैं। इस देश की सरहद की क्या चुनौती थी वो आप सब कोई जानते हैं। वो कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब बड़े बड़े शहरों में बम विस्फोट नहीं होते। लोग पूछते हैं क्या अंतर आया। हम लोग सोचते थे कभी चांदनी चौक पर बम विस्फोट होगा, कभी मुंबई में होगा, कभी हैदराबाद में होगा। ये लगातार 2014 के पहले ये सिलसिला चलता रहा। कोई पर्व त्योहार आता था, लोग आम लोग डर जाते थे कि अगर बाजार में व्यापार सामान खरीदने जाएंगे तो कहीं बम विस्फोट नहीं हो जाए। लेकिन पिछले 9 सालों का इतिहास आपने देखिए, जिन लोगों ने भी ऐसे दुस्साहस किया, अपनी सरकार ने उसके घर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर पूरी तरह से उस आतंकवादी गतिविधि को नस्तानाबूद किया। पूरे विश्व ने देखा कि भारत कैसे नए भारत की कल्पना के साथ बढ़ रहा है।
पूरा विश्व में देखा कि किस प्रकार से भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है। चाइना जैसा देश जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मित्र है, उसने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। अमेरिका और रशिया जैसे देश ने भी भारत के इस पहल का स्वागत किया। ये नए भारत की तस्वीर है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की तस्वीर है जिसने इतना बड़ा परिवर्तन लाया। मैं आपको बता सकता हूँ 2011 इसी कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से मैं भी गया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था युवा मोर्चा का। अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में यात्रा निकली थी कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा। और उस यात्रा के क्रम में जब मैं कश्मीर गया, क्योंकि मुझे यात्रा को शुरू में जाना था वहां की तैयारी की दृष्टि से, तो मैंने देखा कि उसी लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि अगर यहाँ पर भारत का तिरंगा लहराया जाएगा तो कश्मीर की घाटियों में अशांति फैल जाएगा। आप कभी सोच सकते हैं कि देश का झंडा उसके देश में फैलने से अशांति फैल सकती है? ये बातें मैंने नहीं कही। 2011 में 22 जनवरी का आप पेपर निकाल के देखिएगा, दिल्ली का टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कोमल अब्दुल्ला ने क्या कहा। हम लोगों ने भी ठाना था कि अगर कश्मीर की अशांति से फैलती है तो हम भारत का तिरंगा लहरा कर रहेंगे। ऐसे हजारों अशांति हमें मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी ने उस लड़ाई को लड़ा, संघर्ष किया। हमारे कई नेताओं को चोट लगी, कई नेताओं घायल हुए, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे घंटों धरना पर बैठे। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, उसी लाल चौक पर आज भारत का तिरंगा लहराता है। 370 धार से आज हर भारतवासी गर्व से कहता है कि कश्मीर हमारा है। तब तक हम लोग सोचते थे कश्मीर की बातों में तो जानने के पहले डर लगता था। आज इस साल सबसे अधिक टूरिस्ट गए हैं कश्मीर में। वहां का उद्योग के रूप में बढ़ा है कश्मीर। जो कश्मीर आतंकवाद के लिए जाना जाता था, आज वो कश्मीर फिर से टूरिज्म और के लिए जाना जाता है। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है। मैं छत्तीसगढ़ की चर्चा भी बिना किए हुए जाऊं, ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया है ये आप सब जान रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए प्रभु जन आप लोग हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जितने 36 वालों के साथ ये सरकार आई थी, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से यहाँ की भूपेश सरकार से किन वादों को आपने पूरा किया। मैं अभी देख रहा था आते समय एक बोर्ड में लिखा हुआ था 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल 2023। घोषणा कब किया था? 2018 में 4.5 साल तक कहां सोए हुए थे। आज आपको बेरोजगारी भत्ता की चिंता हो रही जब चुनाव चौखट पे खड़ा है। बेरोजगारों की युवाओं की चिंता आज हो रही है। और उसमें भी जो घोषणा किया है उसने भी फेक फ्रेम किया है। युवाओं को भटकाने का, लटकाने का, छटकाने का काम किया है। उसमें भी नया क्राइटेरिया डाल दिया है। मतलब कि इसमें भी फरे। महिलाओं के साथ जो संकल्प लिया था कि हम शराबबंदी करके देंगे, आज क्या हुआ शराबबंदी का? वो संकल्प भी भूल गया। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें माफियागिरी नहीं है। रेत में माफियागिरी, नजर योजना में माफियागिरी, बालू में माफियागिरी, जो कोर्ट का यहाँ पर उसमें माफियागिरी, शराब घोटाले में माफियागिरी, ट्रांसफर पोस्टिंग में माफियागिरी, बच्चों के लिए जो पीएससी घोटाला उसमें माफियागिरी। तो ये माफियों की सरकार चला रहे हैं। और बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। केवल आपके मन में सही चीजें आ जाए इससे काम नहीं चलने वाला। आप अगर सही मानते हैं इन चीजों को तो सही लोगों के बीच में इसको पहुंचाइए। क्योंकि अगर समाज के आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप अपने आप को समाज का एक प्रबुद्ध विषय मानते हैं, तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से भी सही विषय जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा की सरकार ने कुछ गलत किया उसको मत बताइए, अगर आप प्रभु जन उसको भी बताइए। क्योंकि पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार के एक भी मंत्री पर अपोजिशन के नेता भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। लेकिन आज 4 साल से चल रही यहाँ की सरकार, आधे मंत्री जेल में है। जेल के रास्ते में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा और नहीं तो कुछ बेल में। आज हमसे पूछा जाता है कि हम लोग ईडी और सीबीआई क्यों भेजते हैं। अरे भैया, ईडी और सीबीआई किसके घर में जाती है? पुलिस किसके घर में जाती है? पुलिस उन्हीं घर में जाती है जहां पर गंदगी होती है, जहां काला बाजारी होती है। चारा घोटाले मेरे बिहार का मामला है। बिहार का चारा घोटाला बहुत चर्चित मामला रहा है। कांग्रेस के समय में सरकार थी, उन्हीं के सीबीआई और ईडी ने उस समय लालू जी को जेल भेजा। तो क्या उसमें हमारा दोष है क्या? अब यहाँ पर 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, किसने कौन नहीं जानता है।
कि शराब के दुकान में 2 तरह की बोतलें भेजी जाती हैं। एक बोतल सरकार के रेवेन्यू का माध्यम होता है, एक माध्यम सोनिया राहुल के दरबार में पैसा देने का माध्यम होता है। कौन नहीं जानता है? अगर हम इस बात को उजागर कर रहे थे, हम 2 साल 3 साल से बोल रहे थे, लोग को मालूम था। आज जब सरकार के ऊपर छापा पड़ा तो लोगों को बेचैनी हुई। मैं गोठान की बात करता हूँ। इस छत्तीसगढ़ में गोठान के विषय में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। क्या है गोठान की स्थिति? हमारे बिहार में लालू ने चारा खाया था, यहाँ पर तो उस गाय का आसियाना भी छीन लिया, उस गाय को चारा भी नहीं मिला और उसके गोबर के नाम पर मिट्टी किसानों तक पहुंचा दिया गया। ये भी सच्चाई है इसी राज्य की। मैं इसलिए इन बातों को आज कह पा रहा हूँ कि जहाँ एक और सामने नरेंद्र मोदी की सरकार खड़ी है, जिसने देश और दुनिया में भारत का डंका बजाया है। आज विदेश के अन्य राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं तो 144 करोड़ भारतवासी का पैर छूते हैं। उनको मालूम है कि ये भारत नया भारत है, ये भारत के लोग स्वाभिमानी भारत है, ये भारत के लोग अपने पैर पे खड़े होकर चलना शुरू कर चुके हैं। ये नए लोकतंत्र के में जो लोकतंत्र के लोग भारत में मजबूत हुए हैं, इसका परिणाम है। आज हमारी योग की बात होती है, हमारी योग की चर्चा हम लोगों ने कितने पहले से की थी। जब हम कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे तो इस कल्पना को सरकार किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज यूएन ने राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया तो 144 करोड़ भारत का देश, 134 करोड़ भारत का देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आज जब भारत का 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, तो हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में भारत का तिरंगे से लहराया हुआ है। एम्फिल टावर भारत के तिरंगे से लहराया हुआ है। ये भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व का कारण है। कल तक हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाते थे, उनको रिसीव करने के लिए कोई राजदूत चला जाता था। आज उस देश का राष्ट्राध्यक्ष आकर कह चुका है कि नए भारत की तस्वीर। ये सामान्य चीजें नहीं है। जलवायु परिवर्तन की बात आई, पूरे देश विश्व को भारत के नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। जो जलवायु परिवर्तन का पूरा मिशन चल रहा है विश्व का, जिसको यूएन में कोई लीड कर रहा है, तो भारत लीड कर रहा है। आज भारत की इकोनॉमी किस प्रकार से मजबूत हुई है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार जीएसटी जब आया, जीएसटी के विषय पर बहुत हंगामा मचा। कल मैं व्यापारियों के सम्मेलन में था, खुद व्यापारी लोगों ने कहा कि हमको जीएसटी के माध्यम से शुरू में जिस प्रकार से भय का वातावरण बनाया गया था, आज जीएसटी हमारे लिए वरदान बन गया है। आज जीएसटी के माध्यम से हम कच्चे का काम खत्म करके पक्के में काम कर रहे हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम इस देश को इतना टैक्स देते हैं और ये देश टैक्स के माध्यम से डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ के व्यापारियों ने कहा जी, लोकसभा की दृष्टि से मैं कार्यक्रम कर रहा था, इस देश में वन नेशन वन टैक्स की बात आई। सेल टैक्स, बिना टैक्स, सब टैक्स के माध्यम से लोगों को वसूलने का काम किया जाता था। आज लोग स्वाभिमान के साथ अपना टैक्स भी दे रहे हैं और देश के विकास में भागीदार भी बन रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है और एक तरफ यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अब नेशनल हेराल्ड का केस, मैं इसलिए इस बात को बोल के जाना चाहता हूं। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? नेशनल हेराल्ड पूरी तरह से एक राष्ट्रीय अखबार के थ्रू जो मामला आया था उसकी संपत्ति, उस पूरी संपत्ति में ट्रस्ट के माध्यम से राहुल गांधी घुसते हैं और उसकी पूरी संपत्ति अपने नाम पर कर लेते हैं। पूरा राहुल और सोनिया का परिवार उसको संपत्ति को अपने नाम कर लेता है। इस पर अगर केस चल रहा है तो भारत की सरकार क्या करेगी? आपने क्या दूसरों की संपत्ति अपने नाम करने का ठेका लिया हुआ है क्या? स्पष्ट रूप से पूरे देश में खेल चल रहा है। जो लोग जेल में हैं या जो लोग बेल में हैं, पूरे देश में जेल और बेल वाले का मिलन चल रहा है, यानी जेल वाले का और बेल वाले का मेल चल रहा है। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए क्यों रोकना चाहते हैं? इसलिए रोकना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने संकल्प किया है कि न हम भ्रष्टाचार होने देंगे और न भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे। उनको मालूम है कि वो दिन सुन नहीं कि उनके भ्रष्टाचार उजागर जिस प्रकार से हो रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए सारे देश भर के भ्रष्टाचारी मिलकर नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। पूरा विषय आपके ऊपर है कि आपको नरेंद्र मोदी जैसा सेवक चाहिए जो देश के विकास को गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये भूपेश जैसा खगेल चाहिए, ये राहुल गांधी जैसा व्यक्ति चाहिए। तय आपको करना है। प्रबुद्ध जनों के बीच में ये सवाल मैं देते जाऊंगा।
इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी संकल्प को लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचाया है, चाहे वो राम मंदिर का हो, तो सत्ताधार समाप्त करने का हो, चाहे गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने की बात हो, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो। हमने वो काम करके दिखाया है और उसके रिकॉर्ड हमारे आपके सामने। बस इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि आज रांची में भी मुझे पहुंचकर